नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। निधि अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो कि उसके ऊपर गुस्से से भड़क रहा था और बोल रहा था कि निधि, तुमने अभी तक माँ को बीपी की दवाई लाकर क्यों नहीं दी? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उनकी दवाइयाँ का ध्यान रखा करो। अरे पूरे दिन घर में क्या करती हो जो दवाई लाने का समय नहीं मिला? जल्दी से माँ को फ़ोन दो। अपने पति की बात सुनकर निधि घबरा जाती है और बोलती है, वो दरअसल मैं घर के काम में भूल गई थी, लेकिन मैं माँ जी को उनकी दवाई लाकर दे दूँगी। और माँ जी तो अभी बाहर गई हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका ध्यान अच्छे से रख लूँगी। यह बोलकर निधि फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी सास कमला जी के कमरे में आई और कमला जी पर चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत अपने बेटे से करने की? अपनी बहू निधि की रौबदार आवाज़ सुनकर कमला जी घबरा जाती है। तभी निधि बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आगे से मेरी शिकायत अपने बेटे से की तो देख लेना, आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी या किसी वृद्धा आश्रम में पहुंचा दूंगी, समझी? कमला जी बोली, लेकिन बहू, मैं तो कुछ नहीं बोला अपने बेटे से। चुप कर बुढ़िया, मुझे क्या पागल समझा है तूने? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कमला जी सुबह जल्दी उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। निधि अभी भी अपने कमरे में सोई हुई है। थोड़ी देर बाद निधि गुस्से में चिल्लाती हुई आती है और बोलती है, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो आपने क्या अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, जो आपको इतनी भी समझ नहीं है? अगर कोई सोया है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम करने होते हैं। आपके बेटे के तो पैसे कमा कर लाने के अलावा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी होती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता। लग जाती है आंगन में झाड़ू लगाने। उसकी आवाज़ मेरे कानों को चुभती है कि सुबह सुबह मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। फिर सोचिए सारा दिन मेरा कैसा जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमला जी की बहू निधि अपनी सासू माँ को शनिवार की सुबह डांट रही थी ताकि वह रविवार की सुबह उसे देर तक सोने दे, क्योंकि रविवार के दिन उसके पति पंकज और उसके बेटे अमित की छुट्टी का दिन होता है। लेकिन कमला जी पुराने ज़माने की थी तो उनकी सुबह सुबह उठने की आदत थी। उनका मानना था कि सूर्योदय के पहले ही घर आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है। लेकिन निधि इस सब बातों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। कभी कभी तो उनके झगड़े के बीच पंकज फंस जाता तो वह अपनी पत्नी निधि को ही डांट डपट कर चुप करा देता, जो निधि के बर्दाश्त के बाहर हो जाता। वह बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन फिर कमला जी ही उनके सामने झुक जाती। निधि को लगता है कि पंकज ने शादी तो उससे की है, लेकिन वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, नहीं उससे प्यार करता है। वह तो केवल अपनी माँ को ही भक्त है। माँ ने जो कह दिया वह बस वही करता है, इसलिए वह कमला जी से नफरत करने लगी थी। लेकिन पंकज अपने घर में मिलजुल कर चलने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। उसके पिता पोस्ट मास्टर थे। पंकज जब 7 वर्ष का था तब उसके पिता को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ को
पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब कमला जी के पति की मृत्यु हुई तब कमला जी केवल 28 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और पास पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा कि वह पंकज को उसके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन कमला जी ने अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। पंकज को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर कमला जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी कमला जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई तो उनकी भाभियों ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहाँ यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों को जीना हराम कर देते हैं। इस समाज में कमला जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़ अपने बच्चों का सहारा लेकर वह दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती, तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चों को एक सफल भविष्य देने में जुटी रहती। इस बीच उन्होंने कई लोगों के ताने तो कई लोगों की गालियां भी सुनी। कभी कभी तो कमला जी को दिन भर काम करने के बाद भी रात में भूखा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पंकज को कभी भूखा पेट नहीं सोने दिया। जब भी पंकज उनसे खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वह बालक, मन का भोला भाला बच्चा, उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है तो वह सारा समय उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रहा जाता है कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया है जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन निधि को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। पंकज चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहाँ की खुशियाँ और सुख सुविधा मिले, लेकिन निधि उसके विपरीत सोचती थी। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन पंकज के दबाव में आकर मजबूरन उसे अपनी सास की सेवा करनी ही पड़ती थी। लेकिन सिर्फ पंकज के घर पर रहने तक। जैसे ही पंकज घर से बाहर निकलता, निधि अपने असली रूप में आ जाती। वह कमला जी से कहती, माँ जी चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी ही रहेगी तो आपके शरीर को जंग लग जाएगा, फिर आपसे चलना फिरना भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इसके पहले तो आप एक नौकरानी वाले काम कर ही चुकी हो, फिर तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। और हाँ खबरदार, जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ कहा तो वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में तो रहता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा। दोनों टाइम का खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। कमला जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रही। पंकज बिजनेस के सिलसिले से कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक देश से दूसरे देश भी जाता रहता था। उसका फ़ायदा निधि भरपूर उठाने लगी थी और पंकज ज़्यादा तो कमला जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह पूरी बदल गई है। और वह बात बात पर पंकज को यह जताती थी कि वह कमला जी का कितना ध्यान रखती है। कमला जी भी पंकज से कुछ नहीं कहती थी, इसलिए पंकज भी निश्चिंत था अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने से। उसे लगता उसकी पत्नी तो उसकी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। एक बार पंकज को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, इसलिए उसने विदेश में व्यापार करने की सोची और इस बार अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बात की। निधि को इस बात को बुरा लगा कि पंकज ने अपनी माँ से इस बारे में क्यों बात की। इनको इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए थी। अब वह अंदर ही अंदर जल रही थी। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। पंकज ने कुछ रुपए अपनी माँ को दिए
और कुछ रुपए अपनी पत्नी को दिए और वह चला गया विदेश व्यापार के सिलसिले में। पंकज जैसे ही विदेश गया, निधि ने कमला जी से यह कहकर उनके पास से रुपए मांग लिए कि उनका क्या काम है उन रुपयों का, लेकिन उसे तो घर चलाना पड़ता है। अब निधि पंकज के विदेश जाते ही कमला जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे वे अब उनके साथ अच्छे से रहेगी। वह अब उन्हें बहला फुसला कर घर के सारे काम करवाती और जो बाकी समय बचता उसमें वह उनसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए कहती, ताकि उनका घर खर्च चलाने में आसानी हो सके। और वह अपने घर में रहने के कारण यह बताती कि वह अपने घर की देख रेख भी कर लेगी और अपने बेटे अमित को घर पर ही पढ़ा लेगी, ताकि अमित को भी पता ना चले कि उसकी दादी कहाँ जाती है। अब निधि कमला जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली कविता रहती है, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम के लिए लगा देती है। और जैसे ही महीना पूरा होता है, निधि पूरा पैसा ले लेती है। कमला जी के हाथ में एक भी रुपया नहीं देती। फिर भी कमला जी खुश थी कि उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। लेकिन तब तक पंकज का कारोबार अच्छा चल रहा था, उससे अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन निधि लालच में आकर यह बात कमला जी को नहीं बताई और रोज ही काम पर भेज देती। जब पंकज विदेश से घर वापस आ गया, तभी निधि पंकज को समय पर खिला पिला कर काम के सिलसिले से बाहर भेज ही देती थी, ताकि वह कमला जी को काम पर सही समय में भेज सके। लेकिन पंकज एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके लिए सिल्क की साड़ी लाया हूँ। आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। और वह साड़ी अपनी माँ को दे देता है और निधि के लिए कुछ नहीं लाया, क्योंकि 2 दिन पहले ही पंकज ने निधि की पसंद की साड़ी उसे भी लाकर दी थी। कमला जी के लिए सिल्क की साड़ी देखकर निधि का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन में जल रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन कमला जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया? तू पहले अपने कारोबार को तो अच्छी तरह से जमा ले। तभी पंकज मुस्कुरा कर बोला, माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ, तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है। क्यों माँ, आपको निधि ने नहीं बताया क्या? कमला जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे के इस प्रश्न का क्या जवाब दे, क्योंकि बहू उन्हें अभी रोज यही कहकर दूसरे के घर में काम करने भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से उसकी भरपाई हो सके। कमला जी ने सोचा, अगर मैं बेटे को सब सच बताती हूँ तो घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर तभी निधि ने आकर बात को संभाल लिया और कहा, बताया था ना माँ, अब माँ जी को उम्र हो गई है, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती है ना माँ जी? कमला जी उस समय सब समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन कमला जी भी इस समय अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी। लेकिन बहू ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि निधि कई बार कमला जी को यह धमकी भी दे चुकी थी कि अगर वह अपने बेटे को उसकी शिकायत करेगी तो वह अमित को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे एक साथ। अपने बेटे का घर न टूटे, बस इसी कारण कमला जी शांत रह जाती थी। कमला जी के द्वारा कुछ भी ना बताने पर पंकज को लगा सब ठीक ही है, इसीलिए वह फिर से अपने दिनचर्या में लग गया। पंकज के जाने के बाद कमला जी ने निधि से कहा, बहू, अब तो मेरे बेटे को कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है और अभी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं। इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। कमला जी के मना करने पर निधि उन पर नाराज होते हुए बोली, हाय हाय माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है। सारे सोसाइटी वाले के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरे होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। जब कमला जी ने कहा, क्या होगा बहू, इतना ही ना,
कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे अब सारे काम नहीं होते क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन बहुत ही मजबूरी में जा रही थी। निधि ने जब देखा कि बुढ़िया वैसे नहीं मानने वाली है तो उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे अमित को लेकर आज के आज यहाँ से चली जाऊँगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। कमला जी मजबूरन फिर से दूसरे के घरों में काम करने चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में ही बेहोश हो गई। किसी ने उन्हें रास्ते में बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सर में चोट लगने की वजह से कमला जी की याददाश्त चली गई, इसलिए उनके होश में आने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वाले के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं बता पाई। कमला जी को कुछ दिनों तक अस्पताल में रख दिया गया, फिर उन्हें डिस्चार्ज करा दिया गया। लेकिन कमला जी के लिए सवाल यह था कि वह जाए कहाँ, क्योंकि ना उन्हें अपना नाम याद था और ना ही अपने परिवार वालों के बारे में याद था। 1-2 दिनों तक इस अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब कमला जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर पंकज निधि से अपनी माँ के बारे में पूछता तो वह कहती है, मुझे नहीं मालूम पंकज, माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से कहाँ गई मुझे नहीं पता। पंकज ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन निधि अपनी सहेली कविता को बार बार फ़ोन करके पूछती है कि तुम्हारे घर मैं माँ जी को भेजा था, वहाँ से कहाँ गई। लेकिन कविता का एक ही जवाब होता कि वह 15 तारीख को काम करके गई है, तब से वापस आई ही नहीं। यहाँ से कहाँ गई वह तो मुझे भी मालूम नहीं। इधर कमला जी का कोई दया करके कुछ दे देता तो उसे खा लेती या कभी पानी पीकर ही सो जाती, लेकिन कभी कभी तो उन्हें अपनी भी नसीब नहीं होता। एक दिन पंकज ने निधि से कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने निधि से झूठ बोला कि वह बिजनेस के सिलसिले से जा रहा है। उसने माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। निधि मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो ठीक ही है कि पंकज भी मान गया कि माँ जी का गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और बुढ़िया सही समय पर गायब हो गई ताकि मुझे बुढ़ापे में उसकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। उधर पंकज अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा था कि इस समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर फटे पुराने हाल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 5 तो कोई 10 रुपए दे देता। जब उसने पंकज के सामने हाथ फैलाया तो पंकज को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों को झिड़कियाँ और अपमान सही थी, लेकिन तब उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। पंकज उस औरत के पास के ही होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भरपूर भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दिए ताकि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सके। वह औरत पंकज को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। पंकज वहीं बैठा अपनी माँ को याद करके रोए जा रहा था कि एक बुढ़िया पंकज की तरफ पीठ किए है। एक आदमी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने के लिए मांग रही थी। उसे बता रही थी कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कुछ रुपए दे दो। पंकज के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और झटपट खड़ा हुआ और दौड़कर बुढ़िया माँ के पास गया। वह हाथ से लकड़ी के सहारे खड़ी थी और एक हाथ को आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांग रही थी।
पंकज जब उस अम्मा को सामने से जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं के झड़ी लग गई। उसके आव देखा न ताव माँ को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि कमला जी ही थी। वह इधर उधर भटकते भटकते वहाँ तक पहुँच गई थी। पंकज जैसे ही कमला जी के गले लगा, उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि माँ की ममता इतनी प्रबल होती है कि वह अपने बच्चों के स्पर्श से ही यमराज से भी लड़कर वापस आ जाती है। तो उनकी तो सिर्फ यादाश्त ही गई थी। कमला जी ने भी अपने बेटे को गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपने स्नेह भरा हाथ फेरकर खूब रोई। माँ बेटे का प्यार देखकर वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ खड़े अधिकांश लोगों की आंखें नम हो गई थी। माँ बेटे का प्यार देखकर तब कमला जी ने पंकज से पूछा, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है, यह तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू और तुम्हारी चाल तो नहीं है मुझे ढूंढकर वापस घर ले जाकर फिर से किसी के घर नौकरानी बनाकर काम पर भेजने की? बेटा अगर ऐसा है तो चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। मैं सड़क पर भीख मांगकर ही जी लूँगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंकज आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले पेट भर खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बातें बताइए कि आखिर निधि ने आपके साथ क्या किया था। कमला जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भर पेट खाना खाया और बोली, बेटा सच सच बताना, क्या सच में तुझे पता नहीं कि मेरे साथ निधि ने क्या किया है? पंकज रोता हुआ बोला, माँ सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ निधि ने क्या किया है। तब कमला जी ने पंकज को सारी बातें बता दी जो निधि ने उसके साथ किया था। अपनी माँ के मुंह से सारी बातें सुनकर पंकज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कमला जी ने उसे शांत करवाया और कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। पंकज ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में ना ले जाकर एक वृद्धा आश्रम में लेकर गया, जहाँ कमला जी की सहेली बिमला जी मिल गई, जो वृद्धा आश्रम को चलाती थी। पंकज ने बिमला जी को सारी बातें और अपनी मजबूरी बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। बिमला जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, कमला तो मेरी बहन समान है, वह जितना दिन चाहे रह सकती है। अब पंकज अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह उदास सा रहने लगा था। अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब घर में आमदनी भी ना के बराबर हो गई थी। निधि पंकज से बार बार सामान लाने के लिए कहती, तो पैसे ना रहने की वजह से पंकज घर पर सामान नहीं ला पाता था। अब मजबूरन निधि को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता था। उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसे वहाँ 10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे अमित के स्कूल की फीस, कॉपी, किताब, ड्रेस और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब निधि अपने शौक़ पूरा करने के लिए रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे। उधर कमला जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम वृद्धा आश्रम के अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके सिले कपड़े वृद्धा आश्रम से बाहर जाने लगे। उनके सिले कपड़ों के डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्धा आश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। इसलिए अब टीवी, अखबारों में कमला जी का इंटरव्यू लेने मीडिया के लोग आने लगे। बिमला जी के वृद्धाश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्धाश्रम में डोनेशन देने लगे, ताकि उनके पैसे काम में उपयोग हो सके। कमला जी ने सोचा, जिस तरह मैं ठंड में ठिठुर कर काम करके अपने दिन बिताए, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे
इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर शॉल दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वह यह नहीं जानती कि यह गरीब है या अमीर, किसके पास स्वेटर शॉल है, किसके पास नहीं है। ठंड है या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वह तो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने यह विचार अपनी सहेली बिमला जी को, उस वृद्धा आश्रम की मैनेजर थी, उन्हें बताया तो उन्हें भी यह विचार बहुत पसंद आया। वह दोनों लग गई हिसाब किताब लगाने में। दोनों ने हिसाब किया तो देखा वृद्धा आश्रम के मैनेजमेंट के बाद भी सिर्फ 50,000 की बचतें हैं। कमला जी निराश हो गई कि इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन बिमला जी को मालूम था उनके वृद्धा आश्रम में जितने भी महिलाएं थीं सभी बड़े घरों से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए उन्होंने अपना विचार सभी के सामने रखा तो कमला जी के ऐसे नेक विचार के लिए पूरा वृद्धा आश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने बढ़ चढ़कर डोनेशन देने की इच्छा जताई। जो लोग आज तक अपने बेटे बहू से डर डर कर जीते आए थे, अब उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस मिल गया और इतना धन इकट्ठा हो गया। अब बिमला जी और कमला जी के साथ साथ वृद्धा आश्रम की सभी महिलाएं थीं। उन्होंने उन रुपयों से सबसे महंगे स्वेटर और शॉल का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था स्वेटर शॉल मामूली स्वेटर से 8 से 10 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोग को गर्म रखने में काफ़ी मदद करेगा। जब सारे स्वेटर की डिलीवरी हो गई तो बिमला जी और कमला जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे इस बात को पता निधि को भी चला तो वह भी उन भिखारी की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज में बिमला जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए और इतना कुछ कर पाए, यह मुकाम तक पहुंचाने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। आज अगर वह ना होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वहां उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। निधि भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स। वो भी उसे देखना चाहती थी, लेकिन कमला जी की कार का टायर पंचर होने जाने के कारण उस समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और बिमला जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगती है। तभी कमला जी भी अपने बेटे पंकज के साथ पहुंच जाती है। निधि इस समय स्वेटर लेने बिमला जी के पास पहुंच जाती है। तभी बिमला जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने लाइन में खड़े हैं अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाइए। और निधि जो कि बिमला जी के पास स्टेज पर खड़ी थी, बिमला जी ने निधि से कहा, देखिए यही वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाने में भरपूर सहयोग दिया है। तो यह आप इन्हें फूलों का हार पहना देंगे? निधि का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और कमला जी को अपनी नज़रें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। निधि के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निधि इस समय कमला जी के पैरों में गिरकर रोती हुई माफ़ी मांगने लगी। तभी कमला जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना न मिलने की वजह से आप कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं। बिमला जी, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण
इन्हें सप्ताह भर में धोने का टाइम मिलता भी हो या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी। कमला जी की एक एक बातें निधि को तीर की तरह चुभ रही थी। वह नीचे सर झुकाए चुपचाप कमला जी की बातें सुनती रही और वहाँ से स्वेटर लिए बिना ही जाने लगी कि तभी कमला जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं। यहाँ स्वेटर की कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो 2 शॉल का ऑफ़र है और आप बिना स्वेटर शॉल के ही जा रही हैं। क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खा लीजिएगा। यहाँ भरपूर भंडारा है। यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। निधि ने 2 स्वेटर शॉल लिए और चुपचाप अपने घर चली गई। उसने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धा आश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, घर चलने के लिए मत कहना। तब निधि अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप कह रही हो कि सास से बस पैसों की मदद मांगना। आप कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है। और एक पंकज की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो, उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि पंकज को सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा, ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वह वृद्धा आश्रम जा जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी उसके साथ आई थी, अपने बेटे पंकज के साथ। अब माँ आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। वह दूसरे दिन ही वृद्धा आश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। पंकज भी वहीं पर था। वह पंकज से भी माफ़ी मांगी, लेकिन पंकज बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना, अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धा आश्रम चला आया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया, तो कल तो हमारी भी बहू आएगी, अगर वह भी ऐसा ही करेगी तो। इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बात सुनकर निधि को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर रोती हुई कमला जी के पास जाती, तो कभी बिमला जी के पास जाती, तो कभी पंकज के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर कमला जी को कुछ देर बाद दया आ गई, तो उन्होंने कहा, देखो, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं। इसलिए आज से और अभी से सुधर जाओ। अब तुम किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना और अब घर जाओ। मैं पंकज को समझाकर घर भेज दूंगी। मेरा पोता अमित घर पर अकेला होगा। कमला जी की बातें सुनकर निधि खुश हो गई और वह अपने घर चली गई। लेकिन पंकज अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कमला जी ने उसे बहुत समझाया कि वह अपनी अंतिम सांस वृद्धा आश्रम में ही लेना चाहती है। तब वह अपने घर गया, लेकिन वह हर तीज त्यौहार में अपनी माँ से मिलने ज़रूर वृद्धा आश्रम जाता था और वहाँ जितने भी वृद्ध माँ थी, सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जाता रहता था। अब निधि का व्यवहार भी बदल गया था। वह भी अपने पति के साथ वृद्धा आश्रम जाती और अपनी सासू माँ की सेवा किया करती थी। तो दोस्तों, कर्म फल तो मिलकर ही रहता है। जब आदमी गलती करता है और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन जब बुरा परिणाम मिलता है तो पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।